नयनपाल रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। तालियों के साथ नयनपाल रावत जी का स्वागत करें। इसके अलावा हमारे साथ राजीव चावला जी जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट हैं एमएसएमई के। राजीव चावला जी, आपका भी स्वागत है। और सभी लोग तालियां बजाते रहें क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं इन सभी के लिए। और डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे क्यूआरजी हॉस्पिटल की तरफ से। डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता जी, आपका भी स्वागत। तालियां बजाते रहें आप लोग। और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी शुभेंदु। शुक्रिया आयुष। और इस सत्र को जरा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमने इससे पहले तक जितने भी हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े, क्योंकि एक अच्छा खासा टारगेट है, 2 महीने का समय थोड़ा सा कम है, लेकिन उपलब्धि हमें हासिल भी करनी है, चुनौतियां ज्यादा हैं, तो उन चुनौतियों को पार पाने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाने हैं। इसलिए एक बार फिर से मैं सभी जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत में नयनपाल रावत जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। आप बतौर विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन होने के नाते कितना आप देख रहे हैं बदलाव? क्योंकि इससे पहले का जो काम होता था, इससे पहले की जो सरकारें चलती थी, चाहे विधायक के तौर पर या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि लोग अपनी समस्याएं लेकर के एक विधायक के पास, एक पार्षद के पास, जनप्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त क्या होता है जब लोग कहते हैं कि आज भी सड़कें नहीं हैं, टूटी हुई हैं, सफाई नहीं हो रही है? तो जनप्रतिनिधि के तौर पर आप क्या देखते हैं? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं इंडियन न्यूज हरियाणा का कि जैसे कि पीछे जेसी बॉस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने फरीदाबाद और गुड़गांव की एक तुलना की थी कि कैसे गुड़गांव फरीदाबाद से आगे बढ़ गया, जबकि फरीदाबाद गुड़गांव से बहुत आगे था। और इसके साथ साथ मैं आज आपको बधाई देता हूं कि आपका धन्यवाद इस शहर की तरफ से करता हूं कि आप लोगों ने ये स्वच्छता को लेकर आज और पॉल्यूशन को लेकर के ये जो फरीदाबाद का अधिवेशन किया है, आप फरीदाबाद शहर की तरफ से पूरी तरह बधाई के पात्र हैं। मैं आपकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए आपको बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने जो आज का ये अभियान चलाया है सफाई, इसकी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जैसे अगर आप प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और स्वयं हम संवेदनहीन हो गए थे। संवेदनशीलता हमें सफाई को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर के हमारे बीच में नहीं रही। और उसी का परिणाम है कि जब से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सफाई का पखवाड़ा, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकगण, सांसद एक गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर झाड़ू उठा करके उन्होंने, रोज तो सफाई वो नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि हम सबको, जैसे हम साफ कपड़े पहनते हैं, जैसे हम अपने घर की सफाई रखते हैं, हमें शहर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। मैं अपनी जो जनरल लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी संवेदनशीलता के लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे मुझे भी 10-12 साल इस शहर में रहते हुए हो गए। कई बार हमारी माता बहनें आती हैं, घूमते फिरते पार्क को देखेंगी, कूड़ा घर से लेके आएंगी और सीधा पार्क में उसे फेंक देंगी। इसी प्रकार से कोई स्कूटर पे या गाड़ी पे निकलता है, वो घर से कूड़ा उठा के लाएंगे, उसको चाहे नहर के किनारे, बाईपास की सड़कों पे या कहीं भी फेंक देंगे। तो जो अभी मैं समझता हूं कि यशपाल जी ने, जो हमारे कमिश्नर नगर निगम के बने हैं, कूड़ा के लिए, कूड़े के निस्तारण के लिए, कूड़े को उठाने के लिए कूड़े को बाइफरकेट किया है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा। और इसके साथ साथ CSR के फंड से, NGO से जो मदद लेकर के, अभी मैं समझता हूं कि पीछे 77 ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने लोगों को कूड़ा उठाने के लिए समर्पित हर वार्ड में किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आगे आकर के सभी लोगों को, और जब तक किसी भी सरकार का कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता जब तक जन भावना उसके साथ ना जुड़ी हो। और मैं समझता हूं कि अब शहर के लोगों की जन भावना इस सफाई के मामले में सरकार के साथ, अधिकारी कर्मचारियों के साथ, प्रशासन के साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि बहुत जल्दी अगर ऐसा मिशन चला तो ये शहर आपको बहुत साफ नजर आएगा और निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी में हमारा फरीदाबाद नंबर 1 पर रहेगा। चलिए, हमें भी उम्मीद है
कि जल्द से जल्द फरीदाबाद की जो तस्वीर है और जो टारगेट तय किया गया है तारीख के साथ, समय के साथ, वो अपने समय पर पूरा हो जाए, उससे पहले पूरा हो जाए। लेकिन इसमें मैं जरा यशपाल यादव सर, मैं आपसे जरा जानना चाह रहा हूँ कि लक्ष्य तो तय किया गया है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए चुनौतियां कई हैं, जिसके बारे में इससे पहले भी चर्चा हुई है। आपको क्या नजर आता है सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होगी? लोगों को समझाना, कूड़े का निस्तारण, या फिर डोर टू डोर कलेक्शन कूड़े का? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती तो ये बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस चुनौती से लड़ने के लिए हमारे पास लोग भी बहुत हैं। आप यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ यही लोग नहीं हैं फरीदाबाद के लिए जो लड़ रहे हैं, तो वो लोग हैं जो आपको हमारे हर प्रोग्राम में नजर आएंगे, जो शुरू से हमारे साथी रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने आगे कितने लोगों को जोड़ दिया, अभी इस बात का अंदाजा यहाँ बैठकर लगाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ फील्ड में जाकर देखने से हमें अंदाजा होगा। लेकिन इस पूरी मुहिम के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस फेज के अंदर है वो एक मुश्किल दौर है। लोगों तक पहुंचना, उनको दोबारा से इस बात के लिए तैयार करना कि जो काम आज आप कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। आप अपने कूड़े को उठाकर कहीं भी फेंक रहे हैं, आपने इसको हक मान लिया है, वो ठीक नहीं है। एक्चुअल नॉर्मल ये है कि हम उसको तरीके से इकट्ठा करें और तरीके से वेंडर को दें। तो एक कल्चरल चेंज हमें लेकर समाज के अंदर आना पड़ रहा है, और कल्चरल चेंजेस जब भी आते हैं तो वो आसान नहीं होते हैं, उसके अंदर वक्त लगता है। लेकिन वो तेज गति से इसलिए आ रहे हैं कि लोग उसके अंदर बहुत जुड़े हैं। लेकिन इसका एक जो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है वो अभी बचा हुआ है, जिसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, फंडिंग की ज़रूरत होगी। जब इस कूड़े को हम इकट्ठा कर लेंगे तो इसको साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, फाइनली ये लैंडफिल के अंदर नहीं जाए। बंधवाड़ी के अंदर जिस तरह से कूड़ा इकट्ठा हो गया है, इस तरह से कूड़ा इकट्ठा नहीं हो। तो वो जो मिशन है उसको हम वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करने का मिशन है, वो थोड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर भी हम साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिससे इस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और नगर निगम उसके लिए रिसोर्सेज भी जुटा रहा है, और उसके लिए पार्टनर्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, जैसा आपने कहा ना कि एक तरफ तो डोर टू डोर जाकर के कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, और लैंडफिल साइट पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं, कूड़े का पहाड़ के रूप में हो चुकी हैं। तो अब उसका निस्तारण कैसे किया जाए, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं इसमें जरा राजीव चावला जी को भी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि उद्योग जगत और फरीदाबाद की एक पहचान एक इंडस्ट्री के हब के तौर पर भी मानी जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन वहां पर बहुत हद तक जो उद्योगपति हैं उनकी कुछ शिकायतें भी होती हैं, हमें उनको भी सुनना होगा। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार शायद इसलिए ज्यादा नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बुनियादी चीजें नहीं है। सड़कों को लेकर के बड़ी परेशानी है, नालियों को लेकर के, वहां सफाई को लेकर बड़ी परेशानी है, और दूसरा वहां पर कूड़े का कलेक्शन को लेकर के सवाल तो होता ही है। राजीव जी, आपको इसमें क्या कहना है? क्या आप वहां उद्योगपतियों के लिए इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा कैसे दिया जाए, निगम का सहयोग कैसे इसमें मिल पाए, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस शहर में आज लगभग 24,000 इंडस्ट्रीज है। जाहिर है ज़्यादातर छोटी इंडस्ट्रीज हैं। 1000 के करीब थोड़ी लार्ज और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, और 23,000 के करीब छोटी इंडस्ट्रीज हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज को समय समय पर रेगुलेट किया जाता रहा है, आसान भी है। जो भी लार्ज कॉरपोरेट है उन्होंने सरकार के साथ, कॉरपोरेशन के साथ, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के साथ CSR में या वैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमेशा काम किया है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा गैप रहा आज तक, वो ये कि जो छोटी इंडस्ट्री या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट रही उद्योगों की, वो कभी ऑर्गेनाइज्ड रूप में उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। चाहे पहले हुडा के रूप में या आज HSIDC के रूप में। बरसों लग जाते हैं सरकार को 1000 प्लॉट इंडस्ट्री को उपलब्ध कराने में, जबकि तब तक शायद इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 5000 प्लॉट्स की या 10,000 प्लॉट्स की हो जाती है। तो यही वजह है कि जितनी स्मॉल इंडस्ट्री आज तक ग्रो की, उनमें से 80% आज इस शहर में, जिसे हम नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज कहते हैं, वो वहाँ बस गई। अब जाहिर है जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्री जहाँ बसी, वहाँ पर सड़क की चौड़ाई पूरी नहीं होगी, वहाँ पर सीवर या पानी की व्यवस्था नहीं होगी, और कूड़ा निस्तारण की भी व्यवस्था नहीं होगी। तो बहुत बड़े एरियाज़ हैं, सरूरपुर, संजय कॉलोनी, और लेकिन बरसों से ये मिक्स्ड लैंड यूज़ चलता रहा, और एक तरह से इंडस्ट्री भी स्लम की तरह अपना गुजारा करने लगी।
मुझे ये एक रही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हमेशा रहा, आज तक रहा, आगे कैसे पूरा सरकार करेगी वो आगे की व्यवस्था है। लेकिन जो आज तक हम आज जहां पर पहुंचे हैं उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। सेकंड, जो हमने देखा कि इस सारे दौर में सोसाइटी भी और कॉरपोरेशन भी अपना रोल भूल गई। इनफैक्ट एमसीएफ का रोल तो मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न रीजंस की वजह से वो रोल, वो अपना मीनिंग, वो अपना मतलब खुद खो गई। और यही वजह है कि फरीदाबाद कुछ समय पहले तक वन ऑफ द डर्टीएस्ट एंड वन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया हम बन गए। तो एक तरफ जहां फरीदाबाद प्रति औसत आप देखें, प्रति 1000 लोगों की औसत पर देखें तो हमारे पास बेस्ट स्कूल्स हैं फरीदाबाद में प्रति 1000 पीपल। हमारे पास बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया की प्रति 1000 पीपल। तो एक तरफ तो हमारा एजुकेशन में, मेडिकल फैसिलिटीज में और बहुत सी चीजों में टॉप में नाम है, नंबर 1 इन इंडिया पर 1000 पीपल। लेकिन वही शहर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज में बेहतरीन फैसिलिटीज देने वाला शहर स्वच्छता में और पोल्यूशन में अपना राह खो गया। शायद इस शहर को एक रोशनी की जरूरत थी और मुझे बहुत खुशी है कि यशपाल सर के रूप में ये रोशनी अचानक मिली और सडनली हम रियलाइज कर रहे हैं कि शायद हमें एक कॉल चाहिए थी, एक लीडर चाहिए था जो एक आए, एक आवाज दे के सबको इकट्ठा करे और सब जुड़ गए। तो एक जो एमसीएफ अपनी पहचान खो गया था। अभी आप सर से पूछ रहे थे कि आपके लिए सबसे मुश्किल चैलेंज क्या है। मुझे लगता है इस सर के लिए शायद सबसे मुश्किल तो नहीं, पर पहला चैलेंज ये था कि लोगों में एमसीएफ का विश्वास एक बार फिर से कायम करना, और वो आपने किया। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि आपने कुछ समय में ही एमसीएफ को उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी याद दिलाई और लोगों का विश्वास एमसीएफ में फिर से जुड़ा। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ऑफिसर स्तर पे, इंडस्ट्री के स्तर पे, एनजीओज, सोसाइटीज, मार्केट्स में मैं देख रहा हूं कि एक छोटी सी मार्केट एसोसिएशन भी आज आपके साथ जुड़ गई। आज जो इंक्रोचमेंट्स आप तोड़ रहे हैं, लोग उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। और जुर्माने, अभी पिछले सप्ताह मेरे ऊपर भी 5000 रुपए का एक चालान आया और जिसे सेम डे हमने इमीडिएटली पे किया। एक मुझे तो लगता है कम लगाया, 50 लगाते, ये तो एक कंट्रीब्यूशन है जो कि मुझे लग रहा है कि एक सहयोग हम कर पा रहे हैं। तो ये एक फिर से पहचान फरीदाबाद पाने लगा है। मैं सभी पॉलिसी मेकर्स को, सभी ऑफिसर्स को इस चीज के लिए मुबारकबाद देता हूं। पुरानी चीजों को छोड़िए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, हमें आज से आगे बढ़ना है और अब इस घड़ी को, इस लम्हे को, अचीवमेंट को खोना नहीं है। बिल्कुल, यही मेरी कॉल है। इसको एक नई शुरुआत के तौर पर हमें मानना होगा। और कहते हैं ना, क्लास में अगर टीचर थोड़ा सा सख्त होता है तो बच्चे एक लाइन पर चलते हैं, तो उसी लाइन पर पूरे प्रदेश को और सभी लोगों को आगे चलाने की कोशिश भी है और इसीलिए सख्ती करना भी थोड़ा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग इसको अच्छा भी मानते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता जी, सर मैं आपसे ये भी जान रहा हूं कि अलग अलग सेक्टर्स हैं इसमें, चाहे हेल्थ का सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको डेवलप करने के लिए जो कोशिश है, आपको लगता है कि इसमें जो सफाई कर्मी है, स्वच्छता होना बड़ा ज़रूरी है? क्योंकि इससे तो बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं, बीमारियां भी हो जाती हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हाँ, डेफिनेटली सर। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरी जो व्यथा है वो ये है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे नहीं कर रहे। मैं सोच रहा था मीडिया इतना पीछे क्यों है। एक साल से ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर, पूरा देश बीमार है। तो मैं कहा मीडिया का आज पहले हो रहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मीडिया ने पहल करी, क्योंकि आप ये मान के मान लो कि एनवायरमेंटल हेल्थ का बहुत रिलेशन है। जो स्वच्छता के, जो हमारी हेल्थ है, उसके इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करें तो उसके 3 आयाम है। नंबर 1 आयाम है प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर, बचाव ही सुरक्षा है। आप भी बीमार नहीं पड़ेगा तो हॉस्पिटल क्यों आएंगे? आज हर बंदा आता है, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर है, हेल्थ केयर में तो बूम आ गए, जैसे उसमें आ जाता है प्रॉपर्टी में। मैं कहा यार ये अच्छी चीज़ है क्या? हेल्थ केयर में बूम आना अच्छी चीज़ है क्या? आज मैं क्यूआरजी का डायरेक्टर हूँ, क्यूआरजी को रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यूआरजी जल्दी 5000 बेडेड अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया में 5000 बेड बढ़ा रहे हैं।
1-2 हॉस्पिटल टेक ओवर हुए हैं और फरीदाबाद में फर्स्ट हॉस्पिटल मतलब कि एडवांस सर्विसेज लिया है मैंने, यहाँ पे ज्वाइन किया है, लेप्रोस्कोपिक कैंसर्स के हैं। पर ये बात इतने पेशेंटों को ट्रीट करने की बात क्यों आ रही है, इतना बेड बढ़ाने की बात क्यों आ रही है, हेल्थ केयर में बूम क्यों आ रहा है? उल्टा हमारे हेल्थ केयर में फैसिलिटी होनी चाहिए, पर बात होनी चाहिए न्यू वर्ड है 21वीं सदी का भारत में ये होना चाहिए, हमें हेल्थ केयर में प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए कि बीमारियों को बचाना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि जेनेटिक मैपिंग करनी चाहिए कि किन बंदों में आगे जाके फैमिलियर कैंसर होना चाहिए, उनको बचपन में प्रिवेंट करें, ना कि उनके कैंसर का इलाज करें। जब मैंने राजीव गांधी में ट्रेंड किया था तब एक कैंसर हॉस्पिटल होता था, एक टाटा होता था। आज हर बड़े हॉस्पिटल के साथ में यहाँ पे कैंसर है। तो हमने कभी सोचा कि ये कैंसर क्यों हो रहा है? कोरोना एक त्रासदी की तरह आया, आज हम उसके लिए तैयार हो गए। पर मैं देख रहा हूँ पिछले 8 साल से डेंगू तो दिल्ली एनसीआर में मैं पिछले 20 साल से हूँ, लगातार है। मैं कहता हूँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर हम क्या अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? एक बात बताइए कि एडवाइजरी मैं मानता हूँ, एमसीएफ सब एडवाइजरी जारी करते हैं, फिर भी पूरे हॉस्पिटल डेंगू से फुल हो गए थे, प्लेटलेट की पिटे कम पड़ी हुई थी। हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी जो जनता भी है, क्या हमने अपने वाटर कूलर चेक किए? बारिश के बाद में ही डेंगू आता है तो हमने आसपास के गड्ढे की सफाई करा दी। एक एडवाइजरी जो हमारे प्रशासन ने जारी करी थी, पर वो लोगों तक, मैं कहता हूँ इंडिया न्यूज़ पे जैसे आज लाइव चल रहा है, बारिश आने के दौरान ही या बारिश आने से पहले ही चालू कर दे कि भैया अब डेंगू का टाइम आने वाला है, अपने आसपास के चेक कर लो। तुम्हारे घर में कोई पानी तो आसपास गड्ढे तो नहीं है, ये ना सोचे पड़ोस के घर में कूलर रखा है उसमें पानी भरा है मुझे क्या लेना, अरे उसके से जो मच्छर उगेगा तुम्हारे बच्चे को काटेगा वो। तो ये हम अपने समझ नहीं पा रहे। हम सोच रहे हैं यार, मैं कहता हूँ अपने मकान के दोनों तरफ कचरे में आप कचरा डाल दें, आप उसमें रह सकते हो क्या? उसकी बदबू आपके पास आएगी ना। तो इस समाज को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप वायलेशन करते हो, इधर उधर से अप्रोच लगाते हो, जैसे भाई साहब ने कहा उन्हें बिल अपना चालान किया गया तो अपन उसको ये ना समझे कि मेरे को चार्ज हुआ है मैं इसको बचाऊं। ये देखिए मुझे चार्ज हुआ क्या है। एक कहता है, बोलते हैं मानव निर्माण, मनुष्य निर्माण। यदि हमारे मन में नेशन फर्स्ट होगा ना, ये फरीदाबाद फर्स्ट होगा कि मैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि मेरा किसी काम से मेरे देश को झटका ना लगे। मेरा उससे मेरे 100 के फायदे में, मेरे 10 के फायदे में मेरे देश का 100 का नुकसान तो नहीं हो रहा। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए डॉक्टर, कि जब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं खाली क्यूआरजी का डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने गवर्नमेंट में पढ़ाई करी है। इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट ऑल सेक्टर्स ऑफ पेशेंट। मेरे पास पुअर पेशेंट आ रहा है, मैं इसका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को जानकारी होती है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी यशपाल सर, मैं जरा जल्दी से आपसे एक सवाल ही करना चाहता हूं, जैसा कि बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर उठाया गया कि जानकारी तो सभी को है, मालूम सभी को है कि क्या करना है। डेंगू आने से पहले सभी को पता है कि अपने घरों में जाकर के चेक करना होता है, लेकिन जिम्मेदारी यहां पर निगम की हो जाती है कि आप आकर के घर में आकर के चेक करेंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ हमारे घर में कहीं खाली बर्तन के अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ। एक्शन आप लेंगे तब शिकायत भी की जाती है कि आपने एक्शन क्यों कर दिया। ये सभी चीजें भी फेस करनी होती हैं, और लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए, जानकारी तो है लेकिन जागरूक करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और कितनी मुश्किलें हैं। मैंने कानून की पढ़ाई की और उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पहला जो वाक्य लिखा है वो ये कहता है, द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। हर व्यक्ति को पता है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन अगर जानते हुए भी कोई वायलेट करता है तो उनको कोई रोकने वाला चाहिए। कानून के हिसाब से समझाना भी महत्वपूर्ण है, समझाने के बाद अगर कोई नहीं मानता है तो उनके दिमाग में ये बैठाना भी बहुत जरूरी है कि वायलेशन का मतलब ये होगा कि पनिशमेंट आएगा ही आएगा, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो म्युनिसिपल बॉडीज का, अर्बन लोकल बॉडीज का जो सबसे बड़ा मैंडेट है, या मैं यूं कहूं कि गवर्नमेंट का भी अगर कोई सबसे बड़ा मैंडेट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के बाद में एनफोर्समेंट उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो नगर निगम इस पूरे दौर में ना केवल लोगों को एजुकेट कर रहा है, बल्कि हम हर वक्त ये बात भी लोगों को याद दिला रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट से पावरफुल कोई एक्ट नहीं है, और वो हमें इतनी ताकतें देता है कि अगर हम आपको यूं कह दें कि सांसें भी हम आपको गिनकर लेने देंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम ऐसा कर सकते हैं। और यही बात मैंने अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों को भी कही थी कि हम एक ऐसी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं
जिसको इतना एम्पावर किया गया है कि वो लोगों के हर चीज़ का ख्याल रख सकती है। राजीव चावला जी ने जो बात कही मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी बहुत बार ये कहा गया कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी है वो काम नहीं करते हैं, बहुत सारे संज्ञाएं उनको दी जाती थी। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो काम करने वाले लोग हैं, इसी समाज से आते हैं, उनको भी तकलीफें होती हैं, उनको भी लोगों के प्रति कोई एपैथी नहीं है, उनसे सिंपैथी है, बस सिर्फ एक उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट थोड़ा चाहिए था, उनको सुनने वाला कोई चीज चाहिए थी। वही हमने किया है, हम लोगों से सुनकर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आज हम एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं टीम के तरीके से इसमें, क्योंकि कैप्टन को के साथ जो एक अच्छी टीम है ना, खिलाड़ी सभी अच्छे तरीके से परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से नैनपाल रावत जी बहुत जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ, क्योंकि दो पहलू होते हैं यहाँ पर, शहरों के साथ साथ ना ग्रामीण इलाका भी है, और वहाँ इलाका बदलने के साथ ही वहाँ की चुनौतियां भी अलग हो जाती हैं। अब ग्रामीण इलाके के अंदर जैसा कि ODF को लेकर के बड़ा जिक्र होता है, तो वहां आपको उस लक्ष्य को भी पाना है। शहरों के इलाकों में आपको बेहतर फैसिलिटी देनी है, जैसे कि डेंगू और तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया उसको डेवलप करना है। जरा जल्दी से सर, इस पर मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, इसके लिए मैं तो दो ही बात कहूंगा। जैसे अभी राजीव जी कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ से एनक्रोचमेंट को हटाया। जब हम गाँव में रहते थे, छोटे थे, 9वीं 10वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो पहले हमारा भी थोड़ा चबूतरा बाहर निकला हुआ था, हमने खुद का चबूतरा तोड़ा, फिर लोगों का जाके तोड़ा, और आज मैं मानता हूं कि मेरे गांव में सबसे चौड़ी जो गली है वो मेरी अपनी है, मेरे मोहल्ले वाली है। इसके बाद हम स्वयं ट्रैक्टर लेकर के, फावड़े होते थे, पहले हम अपना मोहल्ला साफ करते थे, फिर गांव के हर मोहल्ले में जाकर के, क्योंकि कच्ची गलियां होती थी, कच्ची नालियां होती थी, हम उनको मिट्टी को निकाल करके, जो कूड़ा होता था, कूड़ियाँ होती थी जो पड़ी होती थी गाँव में, हमने उठा के उनको खेतों में डाला है। तो MCF के साथ साथ सरकार और प्रशासन के साथ साथ हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए, अपने आप को उसमें मिक्स करना चाहिए, अपने आप को उसमें शामिल करना चाहिए और शामिल करके वो काम करना चाहिए। दूसरी, मैं केवल एक ही बात कहता हूँ कि जैसे अभी एक केंद्र सरकार ने मिशन चलाया, जो पॉलीथीन है, इसने सबसे ज़्यादा नाश हमारा, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर चाहे गंदगी को लेकर इसने किया है। तो पॉलीथीन का उपयोग कम से कम, बिल्कुल कम से कम किया जाए, ना किया जाए तो बहुत बेटर है, और हो जाए थोड़ा बहुत तो वो कम से कम कर सकते हैं। और क्योंकि मोदी को हाँ और पॉलीथीन को ना। जब हम छोटे थे, शहर में आते थे, कोई सामान लेने आते थे, तो हमारे हाथ में कट्टा या कपड़े का थैला हमारे हाथ में होता था। आज हम जब शहर में जाते हैं तो हम चाहे 10 किलो का सामान लाएं, चाहे 5 किलो का सामान लाएं, वो हमें सारा पॉलीथीन में लटका के हम लेके आते हैं, चाहे वो भले फट जाए। तो इसमें हम अपने आप को एक तो ये सोचते हैं कि हमारी कहीं इंसल्ट हो रही है, हम अगर अपने हाथ में कपड़ा का थैला लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि जो सीवर जाम है या अन्य चीजें हैं, आपको जो बाहर भी मिलेंगी, तो ये पॉलीथीन का खर्चा ज्यादा मिलेगा। तो मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल हमें आज ये शपथ लेनी चाहिए कि हम किसी भी सूरत में पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलती है ना, उनसे हमें सबक लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, और ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर रखा है। बालकृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात। मैं ये कहता हूँ कि यदि हम यहाँ पे दो चीज़ों का, एक तो मेडिकल वेस्ट के ऊपर ध्यान दें, जैसे पॉलीथीन हुई है ना, तो ऐसे ही मेडिकल वेस्ट के ऊपर सभी नर्सिंग होम से कोऑर्डिनेट करें, मतलब सबको कोऑर्डिनेट करके चलें, और BK हॉस्पिटल को भी प्राइवेट के साथ कोऑर्डिनेटेड करें, तो BK हॉस्पिटल को एक मिनी सफदरजंग बना सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे आपको देखा कि कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हमारी इस गवर्नमेंट में काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो हम यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो हमारा हेल्थ केयर स्टैंडर्ड अपर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ सुझाव भी यहाँ पर आए, बड़े अच्छे सुझाव हैं और इनका स्वागत भी है। बहुत बहुत मुझे उद्योग की तरफ से एक 3 छोटी बातें, वेरी क्विक। पहली चीज ये कि हमें अपने शहर की जरूरत को समझना होगा। हमारे शहर की जरूरत किसी और शहर से डिफरेंट हो सकती है। ये औद्योगिक शहर है, 24,000 इंडस्ट्री है, तो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट हमेशा निकलेगा। वो लॉन्ग टर्म कैसे करें डिस्पोजल, बिल्कुल एक लंबा इसके लिए प्लान होना चाहिए, और इसके लिए बहुत लास्ट समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ बहुत कम समय, लास्ट में मुझे ये कहना कि अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आए हैं और ये चर्चा बेहद लंबी भी जा सकती है, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। और सभी का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जितने भी मेहमान आए। इस सत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले सत्र में आगे बढ़ेंगे। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presented by Municipal Corporation Faridabad, powered by Manav Rachna Educational Institutions Faridabad, associate sponsor Escorts Limited, Faridabad Industries Association Faridabad, Haryana Progressive Schools Conference Faridabad, Indo Autotech Limited Faridabad, Shivalik Group Faridabad, Shell Group Faridabad, partner proud to say I am SME of India, education partner Delhi Public School Greater Faridabad, SSB Heart and Multi Speciality Hospital Faridabad, Best Heart Hospital,
QRG सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 16, फरीदाबाद। गुड हेल्थ, गुड पीपल। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, रियल एस्टेट पार्टनर अहिंसा नेचर्स पार्क, वेयर नेचर मीट स्टेचर। वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका, सेक्टर 11, मथुरा रोड, फरीदाबाद।